वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर फर्स्ट ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना हमने एक्चुअली ये डिस्कस नहीं किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के किस स्टेट में है या किस पार्ट तक फैला हुआ है, तो इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो बेसिकली था वो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ किसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। जो वेस्ट में था हड़प्पा सभ्यता वो लगभग पाकिस्तान के अंदर एक जगह था सुख्त कंडोर, जिसे ईरान बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ तक फैला हुआ था। और जो यूपी था, यूपी के अंदर वो आलमगीरपुर के अंदर तक फैला हुआ था। और जो साउथ है, साउथ के अंदर वो गुजरात और महाराष्ट्र दैमाबाद तक फैला हुआ था। ये प्राचीन नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुख्त गंडोर, आलमगीरपुर और दैमाबाद, ये सारे प्राचीन नाम है। आज के समय इनके जो नाम है वो स्टेट वाइज लिखे हुए हैं। और जो नॉर्थ में था ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में, पंजाब में रोपड़ और जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ था। ठीक है, तो एक बार याद रखना, पाकिस्तान में वेस्ट में पाकिस्तान तक फैला हुआ था, ईस्ट में यूपी तक, और साउथ में गुजरात और महाराष्ट्र तक, नॉर्थ में पंजाब और जम्मू कश्मीर तक। जो पाकिस्तान में प्लेस है, प्राचीन प्लेस, उसे क्या कहा गया? सूत गंडोर। और जो यूपी के अंदर है आलमगीरपुर, जो गुजरात के अंदर है दैमाबाद, और जो पंजाब के अंदर है वो रोपड़, और जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियां किस प्रकार की थी, उनकी विशेषताएं क्या थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल से वे में आपने देखा होगा 90 डिग्री का एंगल, रेक्टेंगुलर, जिसे आप समकोण कहते हो। तो जो यहाँ पे घर थे ना वो काफ़ी अच्छे बनाए गए थे, क्योंकि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को सीधा काटती थी, जिसकी वजह से जो गलियाँ थी वो घुमावदार नहीं थी और सीधा स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे बहुत ईजिली वे में मतलब ट्रेड भी किया जा सकता था और देखने में भी काफ़ी अच्छा था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री पे काटती थी। निकासी प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। देखो, बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये घर है हमारा एक, तो हमारे घर के सामने से नाली जारी होती है, बट हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में जो नाली थी वो घर के पीछे से जाती थी, जिसकी वजह से जो घर के आगे का हिस्सा था ये ऑलमोस्ट हमेशा साफ रहता था। तो आप देख सकते हो हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से स्वच्छता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था। ठीक है, सड़कों और नालियों के अलग अलग जो अगल बगल होता था आवासों को बनाया गया था। आवासों को अगल बगल क्यों बनाया गया था? ताकि जो सफाई है वो आसानी से रखी जा सके और स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों को योजनागत रूप से बनाया गया था। मतलब पहले एक मैप बनाया गया था, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता में घरों को बनाया गया था, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर एक इमेज दिखाई गई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई गई थी। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश का पूर्ण रूप से देखा जा सकता था। देखो, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोहा तो मिला नहीं, तो ऑलमोस्ट इन्होंने घर बनाने में लोहे का यूज़ नहीं किया, बट कांसे का यूज़ जरूर किया है, क्योंकि कांसे बहुत मात्रा में पाया गया है। अब हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर साफ सफाई, हवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया था। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खोले जाते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहते थे। जैसे कि हमारे घर का जो मेन डोर होता है आगे वाला, उसे ओपन ना करके जो पीछे वाले डोर होते हैं ऑलमोस्ट वो ओपन होते थे, ताकि एक जो लाइफ थी वो काफ़ी शांति में रहे और एक तरह का वातावरण अच्छा बना रहे। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो पहला फ्लोर होता था, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ ग्राउंड फ्लोर होता था, उसमें किसी तरह की खिड़कियां नहीं होती थी। माना जाता है कि ये लोग अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए जो इनके ग्राउंड फ्लोर के घर होते थे उस पर खिड़कियां नहीं बनाया करते थे। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी और नालियों को ढकने की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, एक इस तरह की नाली थी जिसके अंदर से एक वयस्क व्यक्ति भी पार हो सकता था। और हमारे यहाँ जो आज की नालियाँ होती है वो ऐसी होती है, अगर उसमें एक पत्थर गिर जाए तो नाली बंद हो जाए। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे, जिनमें से गंदगी होती थी वो रुक जाती थी और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था अधिक मात्रा में नालियों को बनाते समय। तो जैसे कि आपने देखा होगा
कि आज के समय जो नालियों की सफाई होती है तो ये बेसिकली क्या करते थे, छननी टाइप आपने सुना होगा, तो वो लगाया करते थे, जाली लगाया करते थे ताकि जो गंदगी है वो रुक जाए और पानी जो है वो बहता रहे, जिसकी वजह से पानी रुकने की समस्या ना हो। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। अब हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन किस प्रकार के थे? सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा दुर्ग किला एक बहुत छोटा बट काफ़ी ऊंचाई के स्थान पर बनाया गया, और एक निचले स्थान पे बनाया गया लेकिन काफ़ी बड़े एरिया पे बनाया गया। ऑब्वियसली अगर बड़े एरिया पे बनाए तो वहाँ पे कॉमन लोग रहते होंगे, और जो ऊंचाई पे बनाए वहाँ पे कोई स्पेशल या कोई कह सकते हो राजा महाराजा जैसा व्यक्ति रहता होगा। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 17 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचय देता है, और 71 मीटर लंबा इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष मिला है, और उसमें 20 स्तंभ भी थे। अच्छा, इतने बड़े क्यों बनाए जाते थे? देखो सिंपल सी बात है, या तो अन्नगार के लिए होगा, अन्नगार यानी फूड स्टोरेज के लिए बनाया गया होगा, या विशेष तौर पे कोई सार्वजनिक समारोह होता होगा उसके लिए इतना बड़ा प्लेस बनाया गया होगा। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। ये स्नानागार किस चीज़ का साक्ष्य है? ये स्नानागार इस चीज़ का साक्ष्य है कि यहाँ पे धार्मिक स्नान भी लिए जाते होंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीना, सीढ़ी इस जगह से, और ऐसे ही यहाँ कोने पे भी। तो और साथ ही साथ में यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए भी प्लेसेस बनाए गए थे। आप NCERT की बुक में देखना, आपको ढंग से दिखाई देगा, या आप नेशनल म्यूजियम जाना, वहाँ पे आपको दिखाई देगी ये इमेज। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बारुंदे भी बनाए गए हैं। बारुंदे मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे आप हर की पौड़ी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपके हाथ में चैन पकड़ाई जाती है और पिलर लगे होते हैं, उससे चैन बंदी होती है ताकि आप डूब ना जाए। इसी तरह के रूप में बनाया गया था। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था जिससे पानी कुंड में आता था, और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे द्वारा बाहर कर दी जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी गलियों से होते हुए मध्यम जगह से निकलते हुए शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने निकासी के ऊपर, जल निकासी के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखा है। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.